जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, डायमंड हार्बर क्या सिर्फ एक वेस्ट बंगाल का लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है, या फिर हम ये कहें कि एक ऐसा कॉरिडोर जहां से इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, फेक आइडेंटिटी नेटवर्क, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नारकोटिक्स, गोल्ड स्मगलिंग और ऑर्गेनाइज क्राइम का पूरा इकोसिस्टम ऑपरेट करता है। आज हम जिस डायमंड हार्बर की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। ये वही इलाका है जो बांग्लादेश बॉर्डर राउट्स और जो सुंदरबन के जो रिवराइन चैनल्स हैं, कोस्टल कॉरिडोर्स और जो कोलकाता के स्ट्रेटेजिक एक्सेस पॉइंट के बीच में एक क्रिटिकल जंक्शन के रूप में देखा जाता रहा है। सोचिए, अगर किसी इलीगल इन्फिल्ट्रेशन को इन्फिल्ट्रेटर को बॉर्डर पार करने के बाद शेल्टर मिलता है और फिर जो फेक राशन कार्ड मिलते हैं, उसके बाद जो पैन, आधार और सारा कुछ पासपोर्ट तक जुगाड़ हो जाता है, तो सवाल सिर्फ इलीगल माइग्रेशन का नहीं रहता। सवाल ये है कि क्या एक ऑर्गेनाइज पाइपलाइन काम कर रहा है। वेस्ट बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस पहले ही जो फेक जो पासपोर्ट रैकेट्स हैं और जो पूरा क्रॉस बॉर्डर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात चलती आई है, उसके पे पूरी जांच और इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं। लेकिन एनआईए की रिपोर्ट में बांग्लादेशी विमेन ट्रैफिकिंग के केसेस सामने आए हैं। बॉर्डर क्राइम रिपोर्ट्स और कैटल स्मगलिंग, नारकोटिक्स और ट्रेड जो होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, साथ ही साथ जो ऑर्गन ट्रेडिंग है, ये सारा कुछ बताया गया। और फिर 2025 में डायमंड हार्बर से जुड़े एक रेजिडेंट की जो टेरर मॉड्यूल इन्वेस्टिगेशन में गिरफ्तारी ने कई सारे बड़े सवाल कर दिए। तो अब क्या ये सारा कुछ जो चल रहा है, क्या ये अलग अलग इंसिडेंट्स हैं या फिर एक ही नेटवर्क के अलग अलग चैप्टर्स? तो इन सारे बड़े सवालों को आज समझेंगे और बात करेंगे कि आखिर ये जो हो रहा है ये किस तरह से वर्क करता है, क्योंकि बड़ी चर्चा हो रही है वेस्ट बंगाल में अब चुनावी नतीजे आने के बाद। और इसको समझने के लिए मेरे साथ मौजूद है हमारे आज के खास मेहमान सुमित मेहता जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद। आपको और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार सुमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित जी, आपने एक इन्फोग्राफिक भी ये क्रिएट किया था जिसको मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ, और मैं आपसे चाहूंगी कि आप थोड़ा सा इस पूरे मुद्दे को विस्तार से बताएं, क्योंकि आपने इस पे एक काफी डिटेल्ड पोस्ट लिखी। जो बांग्लादेश को लेकर से बॉर्डर की हम बात करें कि जो कोलकाता में इतना पूरा ये बॉर्डर है, इतना सेंसिटिव क्यों बन जाता है? क्योंकि अमित शाह जी भी लगातार इस मुद्दे को एड्रेस कर रहे हैं और बहुत केंद्र सरकार इस पे पुश कर रही है, बॉर्डर फेंसिंग, सारी चीजें निकल के आ रही हैं। मैं आपसे चाहूंगी थोड़ा आप इस पे और जानकारी दें। अभिषेक बैनर्जी ने पहले ही बोला था कि बिफोर द इलेक्शन रिजल्ट्स के आप डायमंड हार्बर मॉडल को आप हिला नहीं सकते। उसने अमित शाह को चैलेंज किया था। अब सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा व्हाट इज द डायमंड हार्बर मॉडल। यानी डायमंड हार्बर जो बैठा है, लोकेशन इज ऑन द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर, जहां से नीचे यू नो ये हुगली रिवर बे ऑफ बंगाल में मिलती है और वहां से ट्रेड भी होता था। वो पोर्ट से, हार्बर से ट्रेड भी होता है। दैट इज अ प्रॉपर पोर्ट। अब क्या है, आपने जैसे बताया कि रिवरिन पूरा नेटवर्क है। सुंदरबंस का जो एरिया है, जो इंडो बांग्लादेश बॉर्डर है, जो बंगाल के साइड में, दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट बॉर्डर। यानी अगर हम लोग इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर बोले तो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इज वेरी डिमार्केटेड एंड इट इज अ लैंड बॉर्डर। तो वहां हम लोग फेंसिंग भी कर सकते हैं। अगर आप बीच में एक वीडियो भी आया था, एक पायलट ने ऊपर से दिखाया कि कैसे पूरा एक इल्यूमिनेटेड बॉर्डर है, क्योंकि इट इज अ कॉन्टिग्यूअस पीस ऑफ लैंड, कंटिन्यूअस लैंड है एंड इट इज क्लियर लैंड। अब बांग्लादेश के साथ क्या है कि रिवर्स है। बाद में पूरा जो वहां का सुंदरबंस का जो पूरा वेटलैंड्स का इकोसिस्टम है, और उसके अंदर बहुत ही नोटोरियस चीज ये है कि वहां हम बहुत सारी जगह में फेंसिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वहां रिवर्स कोर्स चेंज करते रहती है और हर एक मॉनसून में कोर्स चेंज होता है। एंड इट प्लस बहुत सारी जगह में शैलो वाटर्स है, जहां से छोटे छोटे नाव में या फिर हम लोग को कैनोज में भी माल ले आया जा सकता है। तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट बॉर्डर कंपेयर टू द इंडो पाक बॉर्डर। सो इसके अंदर कुछ जगह पे फेंसिंग हो सकता है, कुछ जगह पे फेंसिंग नहीं भी हो सकता। ऑफ कोर्स अभी कुछ 200 प्लस एकड़ लैंड तो दे ही दिया है गवर्नमेंट को, बंगाल गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, होम मिनिस्ट्री को, दैट इज बीएसएफ को, बॉर्डर बनाने के लिए, जो ममता बनर्जी ने नहीं दिया था। तो ये दिस इज अ नर्व सेंटर जिसको हम लोग डायमंड हार्बर माफिया बोलते हैं।
या डायमंड हार्बर मॉडल बोलते हैं, इट इज अ नर्व सेंटर। अब क्या क्या बिजनेसेस चल रहे हैं, एक तो ये जितने रिवरिन एरियाज है, प्लस जो मालदा मुर्शिदाबाद का एरिया, 24 परगना नॉर्थ, 24 परगना साउथ, वो जो पूरा एरिया है, वहां से बहुत सारा कॉन्ट्राबैंड, यानी इसके अंदर ड्रग्स है, उसके अंदर दूसरे कॉन्ट्राबैंड मटेरियल्स है। ओके, वहां से एक्सप्लोजिव्स जो आ रहे हैं, जो बाद में यहाँ असेंबल करके हम लोग बॉम्ब्स बना सकते हैं, वो सब जो पकड़े भी गए हैं, ओके, जी। दैट इज कमिंग, वेपन्स आ रहे हैं। दूसरे टेररिज्म के लिए सपोर्ट सिस्टम वहां से आ रहा है, तो वो सब आ रहा है। ऊपर से गोल्ड और सिल्वर का स्मगलिंग भी वहां से हो रहा है। एंड दिस इज व्हाट इज कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश, बांग्लादेश से इंडिया में आने वाला चीज, प्लस ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो है ही। और यहाँ से कैटल जा रहा है, ओके, यहाँ से कैटल जा रहा है, यहाँ से दवाई जा रही है, क्योंकि बांग्लादेश के पास तो कुछ है नहीं, तो वो दवाई भी यहाँ से ही जा रही है। तो वो सब जो पूरा नेटवर्क है, उसको डायमंड हार्बर माफिया बोलते हैं। और उसके लिए मल्टीपल प्लेसेस में काम चल रहा है। अब एक बार आप 24 परगना में आ गए, 24 परगना में नॉर्थ साउथ में आ गए, वहां से बाद में सामान को लेके आना हो तो ट्रक्स में ला सकते हैं, बाइक्स पे ला सकते हैं, एसटी बसेस में ला सकते हैं, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लेके आ सकते हैं। तो एक बार उसको सिर्फ बॉर्डर क्रॉसिंग की जरूरत है। एक बार बॉर्डर क्रॉसिंग हो गया, बाद में एवरीथिंग इज ऑटो पायलट मोड, और उनके पास वो पूरा नेटवर्क है जिसके अंदर ये सब बिजनेस हो रहा है। आपको कुछ डेटा बताता हूँ। जी। जो हेरोइन है, हेरोइन बांग्लादेश में रफली 25 लाख टाका में मिलता है, यानी पकड़ लीजिए रफली 20 लाख रुपया, पकड़ लीजिए राउंड फिगर के लिए, किलो का। वो इंडिया में आके 15-20 करोड़ रुपया हो जाता है। यानी दैट इज द काइंड ऑफ मार्कअप। ऑफ कोर्स उसमें खर्चा भी है, क्योंकि बॉर्डर पे सब खर्चे लगते और ऑफ कोर्स रिस्क हैं, भी है। रिस्क भी है। या बीच में एक पकड़ा गया था, 321 ग्राम का पैकेज पकड़ा गया था, उसका बीएसएफ ने वैल्यूएशन किया था 11 करोड़ रुपया। यानी वो अल्ट्रा प्राइम प्योर माल होगा, जिसके अंदर बाद में मिलावट करेंगे, मिलावट करके देन दे विल मेक इट इनटू अ मोर सॉफ्टर मेलोड डाउन प्रोडक्ट, जो मार्केट में लोगों को मिलता है। उसके और उसका रीजन है, ये बॉर्डर पोरस है, उसका रीजन है अगर हम देखेंगे तो एक तो पूरा जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, जहां 12,000 एकड़ का ओपियम प्लांटेशन हेमंत बिस्वा शर्मा ने डिस्ट्रॉय किया, प्लस वो जो पूरा रीजन है, म्यांमार है, नॉर्थ ईस्ट है, जो बांग्लादेश को सटा हुआ एरिया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन ट्रायंगल। गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रेसेंट, ये दो रीजन्स है जहां ओपियम प्लांटेशन भर भर के होता है। तो अब गोल्डन क्रेसेंट इज द पार्ट ऑफ नॉर्थ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, जहां सीआईए ने पहले 20 साल तक वहां, 20-25 साल तक वहां ओपियम प्लांटेशन किया। पाकिस्तान में उसका प्योरिफिकेशन होता था, हेरोइन बनता था, हेरोइन यूज्ड टू कम इनटू इंडिया, और इंडिया से इट यूज्ड टू गेट डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द वर्ल्ड। अब वहां तो अमेरिका का एग्जिट हो गया है। इंडिया इज ऑल्सो सपोर्टिंग के ओपियम प्लांटेशन ना हो, वहां वीट की फार्मिंग हो, वहां दूसरी चीजों की फार्मिंग हो। अब फोकस शिफ्ट हो गया है सीआईए का, और दूसरे जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है वो आर ऑपरेटिंग, उनका फोकस शिफ्ट हो गया है ईस्टर्न बॉर्डर पे, दैट इज द गोल्डन जी। ट्रायंगल। और वहां हेमंत बिस्वा शर्मा अच्छा काम कर रहे हैं कि ही इज जी। डिस्ट्रॉइंग इट। लेकिन जो बनता है म्यांमार के भी कोई पॉकेट्स में बन रहा है, दूसरी जगह भी बन रहा है, वो सब बांग्लादेश से होके इट इज कमिंग वेरी इजीली इनटू इंडिया बिकॉज ऑफ द पोरस बॉर्डर्स। तो और यहाँ से कलकत्ता से बाद में वो एक तो पूरे इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, प्लस वो एक्सपोर्ट भी यहाँ से ही होता है। जी। तो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन रैकेट चल रहा है, प्लस इंडिया के अंदर लोगों को नशे करा के उससे पैसा कमाने का भी पूरा रैकेट चल रहा है। सो दिस इज द ड्रग्स विच इज कमिंग इन। एंड आपको तो नंबर्स बता दिया, 20 लाख का माल अगर 11 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ हो जाता है, तो क्या मार्कअप है इसके अंदर। सो दिस इज द काइंड ऑफ बिजनेस दैट दीज पीपल आर डूइंग। ये जो पूरा डायमंड हार्बर माफिया है वो कर रहा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत बड़ा, हर हम लोग बॉम्बे में भी ये फेस कर रहे हैं। अब बैंगलोर में भी कंट्रोवर्सी चालू हो गया है कि वहां शुवेंदु अधिकारी ने काम चालू कर दिया है, तो लोग शिफ्ट होने लगे बैंगलोर में। तो वहां कंट्रोवर्सी चालू हो गया कि भाई यहाँ कुछ करो, क्योंकि कर्नाटका कांग्रेस रूल्ड है, तो ऑटोमेटिकली बांग्लादेशियों को एंट्री इजी हो जाएगा। उनको वहां शायद लोकल आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड भी मिल जाए, जिससे कि उन लोग वहां वोट करके कांग्रेस को अगले टर्म के लिए भी संभाल सके। और ये बॉम्बे में भी हो रहा है, आपने देखा कि बांद्रा में किस तरह से चल रहा है। यहाँ इतने सारे बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन चला है, यानी एक
फॉर्मर चीफ ऑफ आईबी मलय कृष्णधर ने अपनी बुक है, उसने एक पुस्तक लिखी है, द फल्क्रम ऑफ ईस्टर्न इविल। उसके अंदर उसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में काफी कुछ लिखा है और उसका नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के बारे में भी लिखा है। और हमारा कंसर्न इसलिए बिकॉज देयर इज अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। इसके अंदर Of पहला course. आयाम है कि बांग्लादेश इज नॉट डूइंग इट अलोन, और बांग्लादेश अभी से नहीं कर रहा है। ये सब ममता बनर्जी के टाइम में हो रहा था, ऐसा नहीं है। 1978 में यानी 1971 में बांग्लादेश बना, पाकिस्तान के साथ आजादी मिली उसको भारत के सपोर्ट से, और 1971 में बांग्लादेश बना। 1978 से 7 साल के अंदर बांग्लादेश का जो एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी है, डीजीएफआई, दैट इज डायरेक्टर जनरल हम्म, ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस, उसने हम्म, आईएसआईसी के साथ मिलके उन्होंने बांग्लादेशी जो जमाते इस्लामी के काडर है उसको इंडिया में इन्फिल्ट्रेट करने का काम चालू कर दिया। ओके, और ये 1978 से चल रहा है, जब कम्युनिस्ट पार्टी वाज इन पावर इन बंगाल। ओके, okay. और असम में तो कांग्रेस थी, तो असम से भी चल रहा था, हम्म, बंगाल से भी चल रहा था। यानी इट वाज, जो मीम चलता है सब मिले हुए हैं, अरविंद हम्म, केजरीवाल बोलता था, वो सेम था। हम्म, कांग्रेस और सीपीएम दोनों मिले हुए थे कि बांग्लादेशियों को आने दो। असम का भी पूरा डेमोग्राफिक चेंज हुआ, बंगाल का भी डेमोग्राफिक चेंज हुआ, प्लस बंगाल से होके पेपर वर्क क्लीन करा के, यानी बंगाल का उन लोग आधार कार्ड तो अभी की बात है, तब राशन कार्ड मिलता था, हम्म, वोटिंग करते थे उन लोग। तब बाद में इलेक्शन आई कार्ड आ गया, तो इलेक्शन आई कार्ड मिलने लग गया। बाद में आधार कार्ड आया okay. तो आधार कार्ड मिलने लग गया। और उन लोग सब जगह, बॉम्बे, दिल्ली, आपके यहाँ दिल्ली में तो आप देखिए कॉमनवेल्थ जी गेम्स बिल्कुल। थे तो अचानक ड्राइवर गायब हो गए, मेड्स गायब हो गई। अभी भी इलेक्शन थे तो आपके यहाँ मेड्स और ड्राइवर्स नहीं थे। बॉम्बे में अरे अभी जब वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस थे तो पूरा दिल्ली खाली था, लोगों को ना सब्जी वाला, ना रिक्शे वाला, ना घर में काम वाली, लोग परेशान थे। 1 महीने के लिए काम वाली दिला दो, 2 महीने के लिए काम हाँ, वाली दिला दो। वही तो प्रॉब्लम था, क्योंकि पूरे बांग्लादेशी लोग इन्फिल्ट्रेट हो चुके थे। आज मैंने कहीं वीडियो देखा कि कोई बांग्लादेशी का कन्फेशन है कि हम लोग 20,000 रुपया आधार कार्ड के लिए देते, 50,000 रुपया वोटर आईडी कार्ड के लिए देते। तो अगर आप ये नंबर्स लगाएं तो कितना एक ह्यूमंगस रैकेट चल रहा है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है। यानी अंबानी अदानी तो इतना मेहनत करके भी इतना कमाने, इतना यानी जो इजी मनी इसमें है वो तो अंबानी बिल्कुल। अदानी भी नहीं बना सकता, उतना पैसा इन्होंने बनाया है। अंबानी अदानी तो मतलब अपना एक इंडस्ट्री, अपना कोई सेटअप लगा के पैसा कमा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के बाद। यहाँ तो मतलब कुछ करना नहीं है, बस आधार कार्ड बनवाना है और पैसा निकालना है, कुछ एग्जैक्टली, भी नहीं करना। तो ये पूरा रैकेट था। प्लस मिडिल ईस्ट में भी जो लड़कियां पकड़ी गई प्रोस्टिट्यूशन में, जी। उन लोग के हम्म, कन्फेशन है कि वो बांग्लादेशी है, वो लोग बंगाल में आई, बंगाल से इंडिया, और इंडिया से उनका ह्यूमन ट्रैफिकिंग हुआ है वेस्ट मिडिल ईस्ट में। यानी हम्म। इंडिया इज अ ट्रांजिट पॉइंट जहां बांग्लादेश की लड़कियों को लेके आएंगे बंगाल में, बंगाल से उसको बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छा यानी सुमित जी, इट इज वहां पे सच अ टनल की भी बात सामने आई थी कि टनल्स बने हुए हैं, उसके अंदर से लड़कियों यस, को लाते ले जाते हैं। यस, वहां टनल्स में से उन लोग सिर्फ लड़कियां नहीं, ये इंडो पाक बॉर्डर पे भी टनल्स है। ओके, टनल हम्म, बनाना भी डिफिकल्ट है, उसको मेंटेन करना भी डिफिकल्ट है, लेकिन जी। बीएसएफ इज डूइंग अमेजिंग जॉब। और इसलिए अमित शाह जी ने बोला हमें 50 किलोमीटर चाहिए, क्योंकि आप 50 किलोमीटर की टनल नहीं खोद सकोगे, आप 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर की, मैक्सिमम 1 किलोमीटर की टनल खोदोगे। ओके, प्लस अभी इसीलिए वो पंद्रह उन 15 किलोमीटर बॉर्डर के आसपास जो बना हुआ है सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको तोड़ा जा रहा है, सब इलीगल तोड़ा जितना जा भी रहा है। है, क्योंकि हम्म, वहां घर के अंदर भी उन लोग कैसे कैसे क्या क्या हो रहा होगा, वी डोंट नो। अंदर से टनल निकलती होगी, जो एक एग्जैक्टली, जमाने में घरों के अंदर राजा से महाराजा। टनल्स बनी हुई है। हाँ, ये यस, तो वहां से इवन ड्रग्स भी आते होंगे, सोना भी आता होगा। वो हम्म, सिर्फ लड़कियां नहीं आएगी, टनल बन गया फिर तो उसके अंदर से सब कुछ आएगा, ड्रग्स भी हम्म, आएंगे। सिर्फ एक कैटल वहां से निकाल नहीं सकते, बाकी जो बांग्लादेश से लाना है वो तो सब आसानी से आ जाएगा वहां से। गोल्ड का कितना बड़ा पकड़ा बिजनेस चल रहा है। इवन अभिषेक बनर्जी की वाइफ भी पकड़ी गई थी एयरपोर्ट पे। यानी, और ये जी, इमेजिन, आई ये तो रिमेम्बर पकड़ी दैट। गई थी, कितना केसेस होगा जहां टीएमसी के लोग बकायदा सोना लेके आ रहे हैं और ऊपर से फोन जाता होगा इसको हाथ नहीं लगाना है, इसको आने देना है। ऐसा तो जी। वी डोंट नो, आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि यस। शायद सेंट्रल फोर्सेस पे जो वहां सीआरपीएफ है, वहां जो कस्टम्स ऑफिसर्स है, उसके ऊपर भी उन लोग ने क्रिमिनल इंटिमिडेशन किया होगा कि भाई हमारा आदमी, उसको हाथ नहीं लगाना है। कोई सरफिरे ने अभिषेक बनर्जी की वाइफ को पकड़ लिया, लेकिन दूसरे कितने लोग होंगे जिसको नहीं पकड़ पाए होंगे या पकड़ा नहीं होगा क्योंकि डर के मारे। एंड व्हाई आई बिलीव सो, क्यों मैं, दिस इज माय इंटरप्रिटेशन। ओके, हम्म, आई एम नॉट मेकिंग एनी एलिगेशन, आई एम मेकिंग ए इंटरप्रिटेशन। क्योंकि अगर
जजेस जाते हैं, जजेस के घर को, ऑफिस को घेराव किया जाता है, जो सीबीआई के लोग जाते हैं उनको घेराव करके उनको इंटिमिडेट करने की कोशिश करते हैं, तो उन लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो ओके, तो दैट इज माय रैशनल कि इन लोग ने क्या क्या नहीं किया होगा। और ये सब आता कहाँ था? डायमंड हार्बर। पैसा कहाँ आता था ट्रैफिकिंग का? डायमंड हार्बर। ड्रग्स का पूरा बिजनेस का नव सेंटर क्या था? डायमंड हार्बर। भले वो मुर्शिदाबाद में हो रहा हो, 24 परगना में हो रहा हो, लेकिन सब कुछ हो कहाँ रहा? नव सेंटर, इसलिए उसको डायमंड हार्बर मॉडल बोलते हैं। बिल्कुल, तो ये सब तो हमने देखा ऑफकोर्स के वेस्ट बंगाल में जो सारी चीजें हुई, हर एक चीज होते हुए देखा है, पूरी खुलेआम हर गुंडागर्दी को लिटरली हमने होता हुआ देखा। इसीलिए टीएमसी कार्यकर्ताओं को बोलते हैं ऐसे टीएमसी के गुंडे। लेकिन अब सवाल सुमित जी ये है कि जो पूरा ये लोकल सिंडिकेट जो है और एक पूरा एक लार्जर क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क, इसके बीच में ये सारी चीजें हमको समझ में आ रहा है कि कोऑर्डिनेशन था। अब सवाल ये है कि क्या सिर्फ बंगाल जो है वो पॉलिटिकल कंपटीशन का विटनेस था या फिर एक डीपर सिक्योरिटी चैलेंज का? क्या अब यहाँ पर हमें और आगे ये सारी चीजें नजर आएंगे? सी, इसमें मेरे हिसाब से, एंड बेस्ड ऑन वॉट एवर इज रिटन, जो मलय कृष्णा धर ने अपनी पुस्तक में लिखा है, द फलक्रम ऑफ ईस्टर्न इविल, इसमें जो लोगों को इन्फिल्ट्रेट कराया जाता था, जमाते इस्लामी के काडर को यहाँ इन्फिल्ट्रेट कराते थे, उसके लिए आईएसआई पैसा भेजता था नेपाल थ्रू यूपी, यूपी के थ्रू वो बिहार और बंगाल में पैसा आता था। ओके, और उसका जो पूरा ग्राउंड मैनेजमेंट होता था वो सिमी, जो बाद में इंडियन मुजाहिदीन हो गया, वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन और जो दूसरे अलाइड जो जिहादी तंजीमें थी, और जिहादी तंजीम इज द वर्ड यूज्ड बाय मलय कृष्णा धर, वो जिहादी तंजीम उनको एडजस्ट करती थी, यानी मदरसा के साथ रहने का, मदरसा के थ्रू उसका पेपर वर्क हो जाएगा, वो पूरा, यानी इट वाज लाइक अ कॉर्पोरेट सिस्टम। जैसे एक एचआर होता है, बंदा ज्वाइन होगा तो उसका आधार कार्ड लेके पैन कार्ड ले लेंगे, उसका सर्टिफिकेट्स ले लेंगे, उसका एक ज्वाइनिंग फॉर्म, फटाक से उसका आई कार्ड बन जाएगा, उसका ईमेल आईडी बन जाएगा, फाइल बन क्रिएट हो जाएगी कि भाई XYZ। वैसे पूरा वेल ऑयल्ड कॉर्पोरेटाइज सिस्टम था कि उन लोगों को सब मिल जाएगा, और वो सब के लिए पैसा यूपी में आता था, यूपी से बाद में, और नेपाल से यूपी, यूपी से यहाँ। मैं कल ही किसी से बात किया, यानी मैं जेठमलानी जी ने मेरा जो ये इंफोग्राफिक आपने जो लगाया वो उन्होंने रीट्वीट किया, एंड ही गेव विद ऑल ड्यू क्रेडिट टू मी, ही गेव मी क्रेडिट आल्सो, ही टैग्ड मी आल्सो, आई एम थैंकफुल टू हिम, मैं जेठमलानी जी को आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। तो एक बहुत ही सीनियर आर्मी ऑफिसर विथ हुम आई हैड वर्कड इन कॉर्पोरेट बहुत टाइम पहले, ओके, मेरे क्लाइंट थे यहाँ, तो उसने मुझे बोला ही वाज पोस्टेड समवेयर इन नॉर्थ बंगाल, और उन्होंने बोला कि वहां उसको टेल कर रहे थे एक रॉ का ऑफिसर, और रॉ के ऑफिसर ने बोला कि भैया यहाँ तुम संभाल के रहियो, क्योंकि यहाँ पूरा बांग्लादेशियों का और उसके साथ में पूरा ये नेटवर्क चल रहा है। ही कॉल्ड मी यस्टरडे एंड सेड कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, एंड दिस वाज हैपनिंग कब? ही रिटायर्ड at a senior level. I'm not saying he was a major at a 3-star general, 4-star general or 3-star general, very senior level. Okay, और वो बंदे को आज 15 साल हो गए रिटायर हुए। वो बंदा बोल रहा था ये आज से 20 साल 25 साल पहले की बात है कि तब इतना कुछ चल रहा था, क्योंकि इसका, और ये जिहादी तंजीम जो थी, सिमी था, सिमी को बाद में इंडियन मुजाहिदीन बना दिया, क्योंकि सिमी गॉट बैंड इन टेरर एक्टिविटीज। तो ये लोग आ रहे थे, उन लोग क्या क्या टेरर एक्टिविटीज के लिए भी पार्टिसिपेट करते होंगे, वी डोंट नो। अब यहाँ बॉम्बे में आप देखिए, यहाँ आजाद मैदान में राइट्स हुए थे 2011-12 के बाद, तो तब यहाँ उन लोग ने, जो बांग्लादेशी थे, उन्होंने यहाँ मार्टियर्स मेमोरियल था, जो शहीदों की मेमोरियल थी, उसको भी उन्होंने डिसिक्रेट किया था, जो फोटो आज भी आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएंगे। ओके, उन्होंने फीमेल पुलिस ऑफिसर्स को मोलेस्ट किया था, यानी बॉम्बे में हम लोग इवन मेल पुलिस ऑफिसर के बारे में सोच नहीं सकते, विमेन पुलिस ऑफिसर होगी तो लोग खड़े हो जाएंगे ट्रेन में कि मैडम आप बैठिए। ये बॉम्बे का कल्चर है कि आदमी अगर फीमेल पुलिस ऑफिसर होगी तो खड़े हो जाएंगे, मैडम आप बैठिए। ओके, दिस इज द वे इट वर्क्स इन बॉम्बे। और बॉम्बे में इवन रात को 2 बजे लड़कियां, यानी हम जो बोलते हैं ना, यानी दिल्ली इज अनसेफ प्लेस कंपेयर टू बॉम्बे। बॉम्बे में यानी आप एक स्कर्ट और टॉप पहन के भी आप घूमेंगे तो आपको 2 बजे रात को कोई, हाँ ठीक है एक लड़की जा रही है, नोबडी विल स्टेयर एट यू, नोबडी विल इवन थिंक ट्वाइस, यानी यू कैन मूव सो सेफली। ऑर्डिनरी
और पुलिस विमेन को उन लोग ने मोलेस्ट किया था। यानी दिस इज हैपनिंग, यानी ये लोगों को डर ये लग रहा है मुंबई। कि ये जो आए हैं ये स्लीपर सेल है क्या, कि आज उन लोगों को मैं बोला गया है सवाल तो आपसे यही करना चाह रही थी सुमित जी कि आखिर आईएसआई ने, जो आपने बोला कि बांग्लादेश और आईएसआई के बीच कोऑर्डिनेशन हुआ, फिर उन्होंने 78 से ये सब स्टार्ट किया, ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि भारत में इंस्टेबिलिटी क्रिएट की जाए, या फिर कोई लार्जर ऑब्जेक्टिव भी है, लाइक गजवा हिंद और समथिंग, क्योंकि अ, विचारधारा सेम ही है, जमात और वो सब एक ही है। सी द थिंग इज दैट जब स्लीपर सेल की बात आती है तो दो चीजें होती है। एक तो उनका जो अनफिनिश्ड एजेंडा, क्योंकि बंगाल का तो टेक ओवर हो ही चुका था। अगर वैसे भी देखिए आप, जो गजवाए हिंद का बंगाल, गजवाए बंगाल बोल सकते हैं, हिंद तो बहुत दूर की बात है, लेकिन गजवाए बंगाल उन लोग ने वर्चुअली करने के कगार पे थे, अचीव करने के कगार पे थे। क्योंकि बांग्लादेश ऑलमोस्ट। से जो आ रहा था, एक तो सिर्फ बांग्लादेश जो बंगाली हिंदू है उसको वहां जॉब्स नहीं थे, क्योंकि कम्युनिस्ट ने पूरे जॉब्स खत्म कर डाले थे, तो सब इंडस्ट्रीज नहीं थी, तो उन लोग तो सब नौकर, पढ़ाई के लिए भी अगर आप दो तीन कॉलेजेस वहां छोड़ दिया, आईआईटी खड़गपुर तो सेंट्रल है, एक जादवपुर और कलकत्ता प्रेसिडेंसी और वो तीन चार छोड़ दिया आपने, आईआईटी आईएम तो वैसे भी, तो वहां कोई क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नहीं बनाई थी। उन लोग बोल रहे थे ये सब जो लेफ्टिस्ट के वी आर इंटेलेक्चुअल्स, कौन से इंटेलेक्चुअल, तुम लोग ने एक बड़ी इंस्टीट्यूशन नहीं बना पाए जहां बाहर के लोग आके पढ़ाई करें। आपके बंगाली लोग बंगाल में तो बॉम्बे आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली भारत आते हैं। से कम 20-30 साल से भी ज्यादा पीछे है पूरा बंगाल, यस एग्जैक्टली। कंपैरेटिव टू द कंट्री। तो हिंदू लोग सब, इवन भद्रो लोग जो बोलते हैं अपर कास्ट, जो पूरा 8-10% पॉपुलेशन जो भद्रो लोग कैटेगरी है, उनके भी बच्चे पढ़ाई करने को बॉम्बे या दिल्ली जाएंगे और फिर वहां से उन लोग पूरे इंडिया में बिखर जाएंगे, हैदराबाद बोलो बैंगलोर बोलो, वो लोग वापस बंगाल जाते ही नहीं थे, और जो वहां पढ़ाई या करते थे फिर वो लोग विदेश भी चले वापस, जाते हैं। हम्म, या फिर विदेश चले जाते हैं। तो देर वॉज अ एक्सोडस ऑफ बंगाली हिंदूज फ्रॉम बंगाल, और हम्म, वो जगह फिल कर रहे थे बांग्लादेशीज। हम्म, और उसके बाद में वहां का डेमोग्राफिक चेंज तो चल ही रहा था, ऊपर से वायलेंस यानी इंटिमिडेशन, तो पता नहीं चल हम्म, रहा था कि हम लोग कलकत्ता में रह रहे हैं या ढाका में रह रहे हैं। तो हम्म, अगर एक बार पूरे बंगाली हिंदूज निकल जाते तो हम्म। फिर तो वो पूरा गजवाए बंगाल हो ही गया था। प्लस जो लोग बॉम्बे में आ नहीं, गए हैं। वो बात आपकी बिल्कुल सही है, ये तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है, हम सबको समझ में आ रही है और हमने देखी है। मैं एक लार्जर जो ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव वही है, इन सब जगह का ऑब्जेक्टिव वही है, मैं उसकी बात कर रही हूँ एग्जैक्टली, कि एग्जैक्टली आई एम कमिंग टू दैट, दैट इज द जी, सेकेंड पार्ट विच इज स्लीपर सेल्स। एक बार जी, स्लीपर सेल्स बन जाते हैं एंड उनको यहाँ लाया गया है, उनको यहाँ कुछ दिया जा रहा है, दे आर कंट्रोल्ड बाय द मदरसास, हम्म, मदरसास में से कंट्रोल होता है। अब यहाँ एक एरिया है मुम्बरा करके, जी, मुम्बरा के पास एक हम्म, खाड़ी लगती है, यानी क्रीक लगती है, और क्रीक के जी, ऊपर रेलवे ट्रैक के पास एक पुलिस स्टेशन बना दिया है 93 ऑनवर्ड्स, क्योंकि वहां से हम्म, पाकिस्तान ने एक्सप्लोजिव भेजे थे, जो बॉम्बे में 1993 सीरियल टेरर अटैक के वक्त, यानी सब हम्म, वहां से नहीं आया था लेकिन काफी सारा माल वहां जी, से भी आया था। और मुम्बरा में जी, आज भी पुलिस को काम करना हो तो पुलिस काम नहीं कर सकती है, तो देर इज अ अच्छा, नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। दूसरा हम्म, वैसा ही एक एरिया है मीरा रोड में जिसका नाम है नया नगर, जिसको अब लोग मिनी पाकिस्तान करके ही बोलते हैं, और वहां बांग्लादेशी भर भर के है, और वहां तो अच्छा, अलग ही पूरा सिस्टम चल रहा है, वहां भी पुलिस ऑफिसर्स जा नहीं सकते। अभी नरेंद्र मेहता आए हैं तो वो थोड़ा वहां थोड़ा हिम्मत से काम कर पा रहे हैं, नहीं तो वहां भी उनकी हुकुमशाही चल रही थी। प्लस कल सुबह जब कुछ हो से सिविल वॉर चालू हो गया, सिविल वॉर चालू करना है, राइट्स चालू करना है, तो दे जस्ट हैव टू गेट वन व्हाट्सएप मैसेज, हो गया। तो देर इज अ हम्म, वेरी बिग नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट, और आईएसआई ने यस, इसलिए, क्योंकि उसके लोग तो उन लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, बांग्लादेशियों को ट्रांसफर करो, प्लस विद इन 7 ईयर्स आप सोचिए द कंट्री, यानी जो बंगालियों को, बंगाली और मुसलमानों उसके को पीछे भारत रीजन में, ये भी रहा ना कि बांग्लादेशियों के साथ कहीं ना कहीं हमारा एक सॉफ्ट हम अप्रोच रही टुवर्ड्स बांग्लादेश, हम हमारे लोग का अंदर वो कॉमन। पूरा लिबरल मास्किंग था कि भैया और उसके अंदर बंगाली हिंदू इंटेलेक्चुअल, जो भद्रलोक इंटेलेक्चुअल्स है, उन्होंने भी बहुत मेहनत करी है, जद्दोजिहाद करके उन्होंने वो फेक नैरेटिव बनाया कि भैया ये अपना जो मुजीबुर रहमान है वो बांग्ला बंधु, हाँ, बंगालियों का हाँ, भाई, लेकिन वो मुजीब सुहरावर्दी का राइट हैंड मैन था। और जब 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था तो कलकत्ता में वो रास्ते पे हिंदुओं को मार रहा था, और उसके अंदर जो लोग थे उसके नीचे वो लोग बंगाली हिंदू औरतों का के साथ दुष्कर्म कर रहे थे। हाँ, और बिल्कुल, उसको आप लोगों ने सर पे चढ़ा दिया।
सोचिए यानी कितना मिस प्रोपेगेंडा चल रहा था आज से 10 साल पहले, तो कि नहीं नहीं हम लोग तो एक ही है, हमारा लैंग्वेज है तो हम एक ही है। अरे भैया कौन से एक हो? आपके बांग्लादेश में लोगों को मारा जा रहा है हिंदुओं को, अब तो वो आने लगा है, पहले तो दबा दिया जाता था। हाँ, यहाँ भी जो हो रहा है, 1964 राइट्स हुए थे, 1964 कलकत्ता राइट्स के वक्त तो हम लोग साउथ कलकत्ता में जाके क्या क्या करके आए, जो क्या क्या दुष्कर्म करके आया, लेकिन सब कुछ दबाया जा रहा था। यानी उन लोग ने पूरा मेहनत किया था कि भैया व्हाइट वॉशिंग करो और एक अलग नैरेटिव बनाओ कि हम लोग तो एक ही है, वो भी हमारे जैसे ही है। एंड इट वॉज अ बिग लाई, इट वॉज प्रोपेगेंडा टू कवर अप द क्राइम्स। बिल्कुल। लेकिन एक बात मैं आपसे फाइनली जानना चाहती हूँ चलते चलते सुमित जी, वो ये कि अब हम जानते हैं कि ये इन्फिल्ट्रेशन या फिर इन लोगों को स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया गया है देश के जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस थी, चाहे जम्मू की बात करें, बॉर्डरिंग स्टेट्स की बात करें, सब कुछ चल रहा है। लेकिन अब जो होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी एक्शंस ले रहे हैं, क्या वो पर्याप्त है इस पूरे जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं इनको उखाड़ फेंकने के लिए? पूरा जो नेक्सस चल रहा है जिन सब की हमने चर्चा की है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा इन सबको जो इन्फिल्ट्रेटर्स है? क्योंकि लोग, हम जैसे टीवी डिबेट्स में जा रहे थे, वहां कह रहे हैं भाई आप तो सबको घुसपैठिया बता दे रहे हैं, सारे मुसलमानों को कैसे बताएंगे कौन घुसपैठिया है, डिटेंशन कैंप्स में डाल रहे हैं, ऑल दैट। जी। ये बहुत ही अच्छा सवाल है, और मुझे अमित शाह जी पे बहुत विश्वास है। वो आदमी नेक्स्ट लेवल का है। यानी एंड सी द थिंग इज, मेरे पास से 1% इंफॉर्मेशन पे मैं इतनी बातें आपके पास कर रहा हूँ। मैंने मलय कृष्णधर की बुक पढ़ी है, मैंने हम्म। वेटरन्स के साथ बात हम्म। किया है, मेरे खुद हम्म। के भी कुछ कॉन्टेक्ट्स है, यानी जो यहाँ डांस बार चलाने वाले लोग हैं, कुछ लोग हैं जो जी। इन्वेस्टर्स है डांस बार में, जो हमारे ही सर्कल में है। ओके, हम्म। तो उनसे मुझे जो थोड़ा बहुत पता चला, तो आप इमेजिन कीजिए कि अमित शाह के पास तो अजीत डोभाल जी का सपोर्ट है, RN रवि जो रॉ ऑफिशियल थे, जो अब गवर्नर है, उसका सपोर्ट है, उसके पास तो चाहिए तो यानी ही में बी टैपिंग एनीबडीज फोन इफ ही हैज द, एंड ही वुड बी गेटिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, साइफर होगा, ही हैज यू नो से 100 करोड़ या 500 करोड़ गुना ज्यादा लेवल की अच्छी इंफॉर्मेशन उनके पास है। अब तो ही इज गोइंग टू सी, सबसे पहले तो अब एक चालू हो गया है कि शूट एट साइट का काम चालू हो गया है, बॉर्डर के पास यस। बांग्लादेशी दिखा गोली मारो। ओके, वो जो स्लोगन था ना गोली मारो, तो वो इसने बहुत अच्छे से चालू कर दिया, तो देयर इज अ फियर। ओके, दूसरा हम्म। जो शुवेंदु अधिकारी ने चालू किया कि 3D, डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट, और बोला हम हम्म। पुलिस स्टेशन में नहीं रखेंगे, हम इसको खिलाएंगे नहीं, हम इसको भगाने का ही काम करेंगे। तो बिल्कुल, क्यों इससे हम भी एक खर्चा डर करें। फैला गया है। लेकिन हम्म। सबसे बड़ा है कि इसमें गोल्ड स्मगलिंग टू अ लार्ज एक्सटेंट पॉसिबल। ओके, ड्रग स्मगलिंग लार्ज एक्सटेंट पॉसिबल, के उसको पकड़ना इजी हो जाएगा। ओके, हम्म। नार्कोटिक्स, ड्रग्स, वेपन्स, बॉम्ब्स, ये सब का जो एक्सप्लोजिव्स, ये सब का इजी हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या आएगा? ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग में एक है कि बाहर से आने वाले कम हो जाएंगे, लेकिन जो देश के अंदर है, जिसको डिटेक्ट करना है, डिलीट करना है, डिपोर्ट करना है, उसके लिए मेरी काफी बंगालियों से बात हुई। अब बंगाल में क्या है, जैसे भारत में है कि यू नो हर 10 कोस पे बानी बदल जाती है, लोगों की बोलने का तरीका बदल जाता जी। है। आपके हम्म। यहाँ नॉर्थ में भी, यूपी में है, हमारे यहाँ गुजरात में तो हर सिटी जाओगे आप, सूरत से बड़ौदा जाओ, बड़ौदा से अहमदाबाद जाओ, राजकोट जाओ, तो कच्छ में तो पूरी भाषा ही बदल जाती है, लेकिन जी जी पूरा जी, लैंग्वेज बदल जाता है। हाँ, वो पूरे हमारे यूपी जो बिहार पंजाब हर हर जगह का ये है कि थोड़े थोड़े दूर के हर एग्जैक्टली, रीजन में थोड़ी थोड़ी भाषाएं अलग हैं, यस। तो खान पीन आई ट्रेडिशन वाज सब। टॉकिंग जी। टू आई वाज टॉकिंग टू अकम्प्लिश्ड बंगाली एक्ट्रेस। हम्म। ओके, हम्म। तो उसने कहा कि मुझे तो 1 मिनट में पता चल जाता है। मैंने बोला कैसे? तो बोला आपको बंगाली नहीं आती, लेकिन हम लोग को बंगाली आती है, और हम लोगों को वो उसके बोलने के लहजे से वो कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो किस तरह से वो शब्द बोल रहे हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि ये बांग्लादेशी है। क्योंकि उसका एक्सेंट जो है ना, वहां दो है, एक बांगाल और एक गोटी। घोटी जो होते हैं वो वेस्ट बंगाल के, जो लोकल वेस्ट बंगालीज है उसको घोटी बोलते हैं, और जो ईस्ट बंगाल के उसको बांगाल बोलते हैं। यानी बांगाल्स आर हिंदूज एंड मुस्लिम्स बोथ। ओके, हम्म। और घोटीज आर आल्सो हिंदूज एंड मुस्लिम्स बोथ। तो उन लोगों को वो एक्सेंट से पता चल जाता है कि ये तो बंगाल है। उसमें भी सिलेटी होगा तो उनको आइडिया आ जाता है ये सिलेट का है, उसके बोलने के लहजे से, उसके कौन से हम्म। शब्द है उससे। हाँ, नमक के लिए जी। भी ऐसा उसने बताया कि दो अलग अलग शब्द है, हिंदू एक शब्द यूज करता है, मुसलमान अलग शब्द यूज करता है नमक के लिए। तो वो सब से उनको पता चल जाता है कि ये बांग्लादेशी है। तो इसके लिए इट विल बी अ वेरी टीडियस टास्क, क्योंकि एक तो उन लोग फैल चुके हैं। यहाँ एंटॉप हिल करके एक एरिया है, ये जी। वापस मलय कृष्णा धर ने ही लिखा है, भर भर के बाद में बहरामपाड़ा,
बैरामपाड़ा में भर भर के, बैरामपाड़ा यानी जो अभी बांद्रा में जो डिमोलिशन हुआ, वहां से 300-400 मीटर पे जो पूरी झोपड़पट्टी है उसको बैरामपाड़ा बोलते हैं, वहां भी भर भर के है। उसके बाद में नया नगर में है, उसके बाद में जोगेश्वरी में है, मुंब्रा में है, कौसा में है, कौसा आगे का एक एरिया है, तो पनवेल में है। तो उनको गवर्नमेंट को ब्रॉडली आइडिया है कि कहाँ कहाँ है, सिर्फ उसका कॉम्बिंग ऑपरेशन एंड दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव, लोगों का कन्वीनियंस है वो, सो इट इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग कि इनको इंडिया में डिटेक्ट करके उनको डिपोर्ट करना। वो बहुत, अब हाउ बिल्कुल। अमित शाह जी बस, वो वी डोंट नो, ही हैज नॉट येट सेड अबाउट इट। और अमित शाह जी जो बोलते नहीं है वो ज्यादा जोर से करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा कि, और ऑफ कोर्स हमारी समझ से तो परे ही, अगर वो इतना खुलकर सारी बातें बोल रहे हैं और जो खुश नजर आ रहा है हमें, तो ऑफ कोर्स तैयारी तो बड़ी होगी। और जो चैलेंज जिसकी हमने चर्चा की, तो ऑफ कोर्स उसके लिए भी बड़ा प्लान होगा, क्योंकि ये हमारी सिर्फ ये एक ऐसा नहीं है कि डेमोग्राफिक इम्बैलेंस की जो चर्चा हो रही है या बेसिक इन्फिल्ट्रेशन, बहुत बड़ा चैलेंज है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, और उससे जुड़े हुए कितने तमाम मुद्दे हैं जिनकी हमने आज चर्चा की। तो मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, नमस्कार। आपको और आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद। धन्यवाद।